नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी। देखिए, रिलेशन ये बताता है बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन इस रिलेशन से हमें मिलती है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन है उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है। और जो ट्रांजिशन होता है इन दोनों में, हम किन्हीं भी दो एनर्जी लेवल्स के बीच में दो तरह का ट्रांजिशन होता है। आइदर द एटम इज मूविंग फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द अपर एनर्जी स्टेट, और एन अदर ट्रांजिशन इज दैट इफ द एटम इज मूविंग फ्रॉम अपर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। तो देखिए, ये इन सब तीनों प्रोसेस के बारे में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने पहले वीडियो में भी अपनी बात की है। पहला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन है, दूसरा स्पॉन्टेनियस एमिशन है, तीसरा स्टिमुलेटेड एमिशन है। मैं फिर एक बार बता देता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। यू आर सप्लाइंग सम एनर्जी, इंसिडेंट फोटोन होता है, इसको एनर्जी को एब्जॉर्व करके ये वाला एटम ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, E2 में जाता है। राइट। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, एटम ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होता है, बट यहाँ पे एक लिमिट है कि यहाँ पे कितने टाइम तक वो स्टे कर सकता है, ओनली 10⁻⁸ इतने टाइम पीरियड के बाद दिस एटम मेक ए ट्रांजिशन टू द लोअर एनर्जी स्टेट बाय एमिटिंग सम फोटोन, बट दिस फोटोन इज इनकोहेरेंट, हमने पहले भी बात की है। राइट। एंड द थर्ड वन इज स्टिमुलेटेड एमिशन। हियर this incident photon of energy h nu will trigger this atom in the excited state, or will stimulate this atom in the excited state to make a transition to the lower energy state by emitting an additional photon of energy h nu. In that way, you are getting two photons, one incident photon and another photon which was emitted because of this atom transition from E2 to E1. So this is stimulated emission. In the next step, what will happen? These two photons will trigger two more atom in the excited state to come down to the lower energy state. In that way, the multiplication of the photons happens and the chain reaction started here, by which we get the laser light. So laser process is based on stimulated emission. Now, what are the probability of absorption, spontaneous emission, and stimulated emission? So, the purpose of this derivation is to find out the relation between the probabilities of spontaneous emission and stimulated emission. So, absorption is a very simple process. So, अगर मुझे इसका probability लिखना है, देखिए, so इसका probability होगा P12 से हम इसको डिनोट करेंगे, राइट, इज इक्वल्स टू ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखिए, लोअर टू अपर हो रहा है, और आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको बी से डिनोट करेंगे, B12, यानी कि 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, और आप एक एनर्जी भी सप्लाई कर रहे हैं। राइट। और यहाँ पे एनर्जी स्टेट 1 से, क्योंकि ट्रांजिशन 2 में हो रहा है, एनर्जी स्टेट 1 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, देखिए ये N1 नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। और एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे, U इज द फंक्शन ऑफ न्यू। वैसे यू एच न्यू का फंक्शन होता है, पर एच कांस्टेंट होता है, तो हम यू न्यू को एच न्यू को एच नहीं लिखते, सिर्फ यू इज द फंक्शन ऑफ न्यू। तो यू न्यू आपका क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होता है। B12 क्या है यहाँ पे, देखिए B12 को हम बोलते हैं आइंस्टाइन कॉफिशिएंट। आइंस्टाइन coefficient of absorption, of absorption, right? In the same way, स्पॉन्टेनियस एमिशन में देखिए ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, 2 to 1, तो हम इसको P21 इज इक्वल्स टू, किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एटम्स, ऑब्वियसली N2 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एनर्जी स्टेट 2 से 1 में हो रहा है ट्रांजिशन। और इसको हम ए से डिनोट करेंगे, ए का मतलब 2 1, यानी कि 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। एनर्जी डेंसिटी का टर्म्स यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस हो रहा है, आप इस प्रोसेस में कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। राइट। यहाँ पे A21 क्या होगा, अगेन A21 क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, राइट। द थर्ड वन इज स्टिमुलेटेड एमिशन। देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको भी हम P21 लिखेंगे, राइट। बट
ये P21 किसका है? स्टिमुलेटेड एमिशन का है। ये किसके इक्वल होगा देखिए। अगेन इट विल डिपेंड ऑन N2। जो ट्रांजिशन होगा देखिए, 2 to 1 हो रहा है, बट हम बी से डिनोट करेंगे। क्योंकि बी से क्यों डिनोट करेंगे? क्योंकि आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम को। ठीक है। तो जब जब हम एनर्जी दे रहे हैं प्रोसेस को कराने के लिए, तो तब तब हम अपना रिप्रेजेंटेशन बी से कर रहे हैं, और जब जब हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं तब तब हम ए से कर रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे देखिए, B to 1, यानी कि 2 से 1 में फाइनली ट्रांजिशन हो रहा है। और यस, आप एनर्जी भी दे रहे हैं, इंसिडेंट फोटोन आपने दिया है, तो एनर्जी का टर्म्स भी आएगा, यू इज द फंक्शन ऑफ न्यू। ओके। तो यहाँ पे B to 1 क्या है देखिए। B to 1 है आपका आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टीम्युलेटेड एमिशन। स्टीम्युलेटेड एमिशन, राइट। अब ये देखिए, हमने सारी प्रोबेबिलिटीज लिख ली। अगर आप ध्यान से देखें, ये तीन प्रोसेस मैंने आपको बताई हैं, बट इन तीन प्रोसेस में इवेंट दो ही हो रही है। क्या इवेंट हो रही है? एटम या तो E1 से E2 में जा रहा है, या E2 से E1 में आ रहा है। इसका मतलब अगर मुझसे कहा जाए प्रोबेबिलिटी कितनी है एटम के नीचे से ऊपर जाने की और ऊपर से नीचे आने की, बिटवीन टू एनर्जी स्टेट्स, तो इक्वल है। जितना अपवर्ड ट्रांजिशन होगा, सेम डाउनवर्ड ट्रांजिशन होगा। ये उसी तरीके से जैसे आप, क्वाइन होता है, क्वाइन को आप जब उछालते हैं, तो हेड एंड टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आप, दो प्रोसेस हो रही हैं। एटम या तो E1 से E2 में जा रहा है, या E2 से E1 में आ रहा है। बट E2 से E1 में आने में दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं। एक को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन बोलते हैं, और एक को हम स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। बट ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं, तो ट्रांजिशन दो ही हो रहे हैं, एक E1 से E2 और एक E2 से E1। सो अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू द डाउनवर्ड ट्रांजिशन, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू द डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओके। सो अपवर्ड ट्रांजिशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड। आप प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं। ओके। अब आप देखिए, अपवर्ड ट्रांजिशन की अगर आप बात करें, अपवर्ड ट्रांजिशन में क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक ही प्रोसेस थी, एब्जॉर्प्शन थी नहीं, उसका नाम क्या था? P12 प्रोबेबिलिटी था। डाउनवर्ड्स में दो थी, एक था P21 स्पॉन्टेनियस, एक क्या था? P21 स्टिमुलेटेड, राइट। एक था P21 स्टिमुलेटेड, था नहीं। ओके। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे? P12 और P21 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए आप, P12 है ना, ये देखिए आप, P12 कितना? N1 V12U। P21 कितना? N2 A21 है। P21 कितना? N2 B21। तो इन सबको हम यहाँ पे, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे रख देंगे देखिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा देखिए, P12, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट किया था, यस, नंबर ऑफ एटम्स N1, ट्रांजिशन B12, U इज द फंक्शन ऑफ न्यू, इक्वल टू P21 कितना था? N2 और A21, ये कितना था देखिए? N2 B21, एंड U इज द फंक्शन ऑफ न्यू। अब हम क्या करेंगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप में, ये जो टर्म्स है और ये जो टर्म्स है, इन दोनों में एनर्जी डेंसिटी का टर्म्स है, इसको हम कॉमन लेंगे और लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। U इज द फंक्शन ऑफ न्यू, इसको हमने कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा? N1 B12 माइनस N2 B21 इक्वल टू N2 A21।
तो यहां से अगर मुझे u इज द फंक्शन ऑफ न्यू इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इट इज इक्वल्स टू n2 a21 अपॉन n1 b12 माइनस n2 b21। देखिए n1 है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, दिस इज n1। यस। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, देखिए यहां से अगेन n2 a21 में यहां से हम n2 कॉमन लेंगे। तो जब n2 कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, n1 अपॉन n2 एंड b12 माइनस का b21, राइट। ये n2 से ये n2 कैंसिल हो जाएगा। देन u फंक्शन ऑफ न्यू इज इक्वल टू a21। अब आगे मैं b21 भी यहां से कॉमन ले लेता हूं एक। तो b21 जब मैं बाहर लिखूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए n1 अपॉन n2 ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा b12 अपॉन b21 एंड माइनस 1 यहाँ राइट साइड में, क्योंकि 1 बच जाएगा। ओके। तो ये मेरा इक्वेशन 1 था, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, इसको मैंने बोला इक्वेशन 2। अब देखिए n1 n2 क्या है, ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है इन एनर्जी स्टेट 1 एंड एन एनर्जी स्टेट 2 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए बोल्ट्जमैन का रिलेशन बड़ा फेमस रिलेशन होता है, वो हमें पता है। वो क्या होता है, देखिए बोल्ट्जमैन रिलेशन, किसी भी एनर्जी स्टेट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस e अपॉन के टी। अगर इसको मुझे एनर्जी स्टेट 1 के लिए लिखना, n1 कर दूंगा, यहाँ पे मैं e1 कर दूंगा। सेम अगर मैं n2 लिखूं, n2 इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस e2 अपॉन के टी। ओके। तो ये इक्वेशन 3 हुआ और ये इक्वेशन 4 हुआ। तो अब आप यहां से अगर कैलकुलेट करें n1 अपॉन n2, तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर e2 माइनस e1 अपॉन के टी। और e2 माइनस e1 किसके बराबर होता, एनर्जी डिफरेंस, ऑब्वियसली फोटोन की एनर्जी h न्यू अपॉन के टी। तो ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 5। अब इसको हम कहाँ पे रखेंगे, देखिए ये है लास्ट इक्वेशन आपका, ये था देखिए, था नहीं, इक्वेशन 2 देखिए आप। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को डाल देंगे। ओके। तो अब आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है आपका, u फंक्शन ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू a21 अपॉन b21 n1 अपॉन n2 b12 अपॉन b21 एंड माइनस 1। ये इक्वेशन 2 था। तो n1 बाई n2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, u फंक्शन ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू a21 अपॉन b21 इंटू e टू द पावर h न्यू बाई के टी इंटू b12 अपॉन b21 माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 6। ओके। तो ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है। देखिए एक प्लैंक्स लॉ और होता, प्लैंक्स लॉ में एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता, आप जानते हैं ना, प्लैंक्स लॉ में प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, देखिए अभी आपको याद आएगा, उसको हम लिखते थे u फंक्शन ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई h न्यू क्यूब
अपॉन सी क्यूब इंटू 1/e⁻² एच न्यू बाई के टी -1। इक्वेशन नंबर 7। ये प्लैंक्स लॉ होता था। देखिए, देखिए इसको मैंने क्यों लिखा। यू न्यू ये भी एनर्जी डेंसिटी होती है और ये भी एनर्जी डेंसिटी होती है। अगर प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने वहां भी आपको ये बताया था कि रेडिएशन का मैटर से इंटरेक्शन कैसे होगा, वो यहां से पता लगता है। वहीं पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आया था, वहां पे बहुत से लॉ आए थे, रेले जीन्स लॉ, विंस लॉ, बट दे पार्सनली एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बट ये जो प्लैंक्स लॉ था, इसने उस रेडिएशन को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे इस टॉपिक में हम बात करें आइंस्टाइन कॉफिशिएंट्स की, तो उसमें भी हम यही बात कर रहे हैं। देखिए कि रेडिएशन का मैटर से इंटरेक्शन कितने तरीके से हो सकता है। तीन मेथड हैं उसके: एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो दोनों एक्सप्रेशन रेडिएशन के बारे में ही है, रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, 6 और 7। तो जैसे ही आप 6 और 7 को यहां से देखिए कंपेयर करेंगे, तो आप देखिए A21/B21 किसके बराबर आएगा, 8πh³ अपॉन C³। और आप देखिए यहाँ पे देखिए B12/B21, यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा। राइट। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। देखिए, यस, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 6 और 7। तो 6 और 7 को जैसे ही आप कंपेयर करेंगे, आपको क्या मिलेगा, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। पहला, A21/B21 इज इक्वल टू 8πh⁻³ अपॉन C³ और दूसरा मिलेगा B12/B21 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, यानी कि B12 इज इक्वल टू B21। राइट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इक्वेशन 8 हम इसको बोल देते हैं, इसको हम 9 बोल देते हैं। तो देखिए, इक्वेशन 9 आपको बता रही B12 एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी थी, यानी कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी आप उसको बोल सकते हैं। और B21 स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी थी। ये B21 है, राइट, दिस इज B21। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन आर इक्वल, यहां से ये पता लगता है। इस इक्वेशन को देखिए आप, A21 क्या रिप्रेजेंट करता है, A21 रिप्रेजेंट करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड B21 रिप्रेजेंट करता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। सो इसी को हम बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशन। राइट। दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज आइंस्टाइन रिलेशन। राइट। और रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी, आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए, 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी कांस्टेंट है। सो अगर मैं लिखूं A21/B21 किस पे डिपेंड करेगा, तो इट विल डिपेंड डायरेक्टली ऑन फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे क्या होगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज, A21। A21 मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। जबकि लेजर लाइट बनाने के लिए किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, B21 ज्यादा होना चाहिए। B21 किसका प्रोबेबिलिटी है, B21 है स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज लाइट, लेजर का फुल नेम अगर आप देखें, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो अगर स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगा तो लेजर लाइट बनेगी, ज्यादा बनेगी। बट यहां पे अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो A21 यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन dominates over the probability of stimulated emission. So इसीलिए कहते हैं लेजिंग एक्शन इज नॉट पॉसिबल एट हायर फ्रीक्वेंसीज। सो आप लिख भी सकते हैं, एट हायर फ्रीक्वेंसीज
at higher frequencies, the probability of spontaneous emission dominates over the probability of stimulated emission. So, lasing action is not possible, not possible at higher frequencies, right? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकल गया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.